आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर पीएम मोदी ने शनिवार को देश को संबोधित किया। अपने संबोधन के समय पीएम मोदी ने कहा कि ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और ऐसे हालात में हमें सावधान रहने की जरूरत है। क्रिसमस के मौके पर पीएम मोदी ने बच्चों को भी गिफ्ट दिया। उन्होंने कहा 15 से 18 साल की उम्र के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन शुरू होगा और अगले साल 3 जनवरी से इसकी शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कोरोना महामारी के साथ लड़ाई में हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स के योगदान की तारीफ की। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि एहतियात के नजरिए से केंद्र सरकार ने फ्रंटलाइन वर्कर्स को अगले साल 10 जनवरी से वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज लगानी शुरू की जाएगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि 60 साल से ऊपर की उम्र के नागरिक भी डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज 10 जनवरी से ले पाएंगे। साथियों, 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। हम सबका अनुभव है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो आज भी कोरोना के मरीजों की सेवा में अपना बहुत समय बिताते हैं। इसलिए प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। इनका अब तक का ये भी अनुभव है कि जो अधिक आयु वाले हैं और पहले से ही किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उन्हें प्रिकॉशन लेना सलाह योग्य है। इसको ध्यान में रखते हुए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा। अपने संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने ओमिक्रॉन से सावधान और सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने वायरस से बचने के लिए लोगों से सभी दिशा निर्देशों का पालन करने और कोरोना वैक्सीन लगाने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने इस साल 16 जनवरी से अपने नागरिकों को वैक्सीन देना शुरू कर दिया था और अब तक 141 करोड़ वैक्सीन डोज दिए जा चुके हैं। दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से संक्रमण बढ़ रहा है। भारत में भी कई लोगों के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने का पता चला है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि पैनिक न करें। हां, सावधान रहे, सतर्क रहे, मास्क उसका भरपूर उपयोग करें और हाथों को थोड़ी थोड़ी देर पर धुलना, इन बातों को हमें भूलना नहीं है। पीएम
पीएम नरेंद्र मोदी के इस ऐलान के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके सरकार के इस कदम की तारीफ की। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 से 18 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन की डोज प्रारंभ करना बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। यह स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चों के प्रति पीएम मोदी की संवेदनशीलता को दर्शाता है। इससे पहले परिजन भी चिंता मुक्त होंगे। इसके लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त करता हूं। सभी फ्रंटलाइन कोरोना योद्धाओं ने बहुत बहादुरी से देश की अद्भुत सेवा की है। उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उन्हें प्रिकॉशन डोज देने के लिए निर्णय के लिए पीएम मोदी का अभिनंदन करता हूं। साथ ही 60 साल से ज्यादा आयु के नागरिकों को भी प्रिकॉशन डोज उपलब्ध होगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने लिखा कि पूरे देश में 3 जनवरी 2022 से 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को कोरोना वैक्सीन का सुरक्षा कवच प्रदान करने का निर्णय लेने के लिए आपका आभार पीएम नरेंद्र मोदी। आपके नेतृत्व में कोरोना महामारी के विरुद्ध लड़ाई में हम सब जुटे हुए हैं। कोरोना अवश्य हारेगा। 10 जनवरी 2022 से देश के सभी कोरोना वॉरियर्स, हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 वर्ष से ऊपर की आयु के नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का सुरक्षा कवच प्रदान करने के निर्णय के लिए आपका हृदय से आभार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी द्वारा अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में देशवासियों को कोरोना से बचाव के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं स्वागत योग्य हैं। 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों का टीकाकरण और 60 वर्ष से अधिक आयु हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रिकॉशन डोज का फैसला इस लड़ाई में अहम साबित होंगे। कोरोना के खिलाफ देश ने एकजुट होकर बड़ी लड़ाई लड़ी है। किसी भी अफवाह पर ध्यान दिए बिना और बिना किसी डर के हमें इस लड़ाई को निर्णायक बनाना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी पीएम नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मुझे खुशी है कि आज पीएम ने फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए प्रिकॉशन डोज का ऐलान किया। प्रिकॉशन डोज सबको लगनी चाहिए। इसके अलावा 15 से 18 साल के बच्चों को अब वैक्सीन लग पाएगी। ये बेहद अच्छी बात है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट कर पीएम नरेंद्र मोदी के कदम की सराहना की। उन्होंने लिखा कि 3 जनवरी 2022 से देश में 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन लगाने का निर्णय पीएम नरेंद्र मोदी की सजगता और दूरदर्शिता का उदाहरण है। आपके नेतृत्व में हम कोरोना के विरुद्ध पूरी गंभीरता और रणनीतिक तरीके से युद्ध लड़ रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इस लड़ाई में भारत निश्चित रूप से विजयी होगा। पीएम नरेंद्र मोदी के इस ऐलान का डॉक्टरों ने स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत अच्छा ऐलान किया और बड़ा टाइमली ऐलान हुआ है कि 3 जनवरी से बच्चों को जो है कोविड की वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएंगी और 10 जनवरी के बाद में जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या जो व्यक्ति 60 साल से ऊपर मॉर्बिड कंडीशंस वाले हैं उनको भी वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएंगी। ये एक बहुत ऐतिहासिक कदम है और मैं समझता हूं कि इस बीमारी के ऊपर संपूर्ण विजय प्राप्त करने के लिए ये कदम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों के लिए वैक्सीन लगना बहुत आवश्यक इसलिए भी है कि बच्चे और उनके अभिभावक बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी फील कर रहे थे इस बीमारी को लेके। बड़ी चीज है कि हम दूर से देख रहे हैं कि एक स्टॉर्म, एक तूफान आ रहा है, उसके लिए पूरी तैयारी करनी होगी। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि हम देखिए इस खुशखबरी का एक कारण है क्योंकि सबको दिख रहा है कि ये आने वाला है। यूके में 1 लाख केस, यूरोप में 1 लाख केस एवरेज, यूनाइटेड स्टेट्स में 2 लाख केस पर डे चल रहे हैं और उनके सारे स्ट्रेटेजीज के बावजूद इंक्लूडिंग बूस्टर ये नहीं हो रहा है। तो अच्छी खबर हमें थोड़ा सा टेम्पर करके सोचना होगा कि क्यों आ रही है। इसलिए आ रही है क्योंकि ये है हमारे वायरस हमारे सिर पे है और बहुत जरूरी है कि हम शांति से सोचें और प्रिकॉशन जोरदार लगाए क्योंकि कोई भी वैक्सीन इतने जल्दी काम नहीं करने वाली है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के 249 नए मरीज सामने आए, जो 13 जून के बाद सबसे ज्यादा है। राज्य में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 934 पहुंच गई है, जो बीते 5.5 महीने में सबसे ज्यादा सक्रिय मरीज है। इससे पहले 4 जुलाई को एक्टिव केस की संख्या 992 थी। पॉजिटिविटी रेट 0.43% हो गई, जो 9 जून के बाद सबसे ज्यादा है। 9 जून को पॉजिटिविटी रेट 0.46 थी। राज्य में कंटेनमेंट जोन की संख्या 248 है। अच्छी बात यह रही कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का एक भी मरीज सामने नहीं आया। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए यूपी में 25 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू लागू हो गया, जो रात 11 बजे से सुबह के 5 बजे तक लागू है।
दिल्ली के नजदीक नोएडा से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह खुद शहर की सड़कों पर निकलकर व्यवस्थाओं का जायजा लेते दिखाई दिए। पुलिस अधिकारियों ने कारोबारियों से नियमों का पालन करने की अपील की। यही नहीं, बिना मास्क के मॉल से बाहर निकलने वाले लोगों को पुलिस वालों ने मास्क भी बांटे, ओमिक्रॉन से सावधान रहने की अपील की। कुछ इसी तरह कानपुर में भी पुलिस के लोग नाइट कर्फ्यू के समय घरों से बाहर निकले लोगों से पूछताछ और गाड़ियों की जांच करते दिखाई दिए। 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू पूरा गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट क्षेत्र में लगाया जा रहा है और लोगों को समय समय पर उद्घोषणाओं के द्वारा इसके बारे में सूचना दी गई थी कि आज रात से ये कर्फ्यू लगाया जाएगा कोरोना के संक्रमण को देखते हुए। और इसी दृष्टिकोण से ये सभी जो मॉल्स और बार्स, पब्स, ऐसे और स्थान जहां पर रात में लोग एकत्रित होते हैं वहां पर पुलिस बल के द्वारा सूचना दे दी गई है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन की संख्या 110 पहुंच गई है, जिसको देखते हुए एक रोज पहले राज्य की उद्धव सरकार ने पूरे राज्य में 9 बजे से सुबह 6 बजे तक धारा 144 लागू कर दी थी। इसके तहत रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक 5 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी कई लोग रात 9 बजे के बाद मुंबई के जुहू बीच पर क्रिसमस का जश्न मनाने पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस वालों ने सभी को वहां से हटाया ताकि किसी भी सूरत में ओमिक्रॉन को लोगों से फैलने से रोका जा सके। राजस्थान में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। वो इसलिए क्योंकि पिछले 24 घंटे में राज्य में ओमिक्रॉन के 21 मामले सामने आए। सबसे ज्यादा 11 केस जयपुर में मिले। इसके अलावा अजमेर में 6 और उदयपुर में 3 मरीज मिले हैं। राज्य में ओमिक्रॉन के मरीजों की कुल संख्या 43 पहुंच गई है। अकेले जयपुर में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 28 है। वहीं ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को राज्य सरकार ने वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करने का फैसला लिया है। जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। इस तरह के फैसले पर भी सरकार विचार कर रही है। खबर है कि राज्य सरकार अगले हफ्ते से मास्क नहीं लगाने वालों पर जुर्माना लगाने जा रही है। सरकार और चिकित्सा विभाग इसको लेकर बड़ा चिंतित है और युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। कांटेक्ट ट्रेसिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिन लोगों को जो भी ओमिक्रॉन से पॉजिटिव हैं या बाहर से जो 8 स्टेट से आ रहे हैं, यदि पॉजिटिव आते हैं तुरंत उनको इंस्टीट्यूट में शिफ्ट किया जा रहा है और उनको जब तक दो रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आती जब तक उनको घर पर शिफ्ट नहीं किया जाता, होम आइसोलेट नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में विशेष जोर दिया जा रहा है कि किन किन लोगों से मिले, जिन लोगों को भी हम क्वारंटाइन कर सकें, उनके सैंपल ले सकें, जिससे कि रोग नहीं बढ़े। इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जहाँ तक बात वैक्सीनेशन की है, वैक्सीनेशन के अंदर हमने जयपुर के अंदर 98% प्रथम डोज का अचीवमेंट कर लिया है। गुजरात में पिछले 24 घंटों के अंदर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 6 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद राज्य में ओमिक्रॉन के केस बढ़कर 49 हो गए। अच्छी बात यह है कि 49 मरीजों में अब तक 10 लोग इस महामारी से ठीक होकर घर लौट चुके हैं। इसके अलावा राज्य में 24 घंटों में कोरोना के 179 मामले मिले और 2 लोगों की मौत हुई। 24 दिसंबर को राज्य में कोरोना के 98 मामले सामने आए थे। दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर गेस्ट टीचरों ने प्रदर्शन किया। ये लोग पक्की नौकरी और सामान वेतन की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे और अपनी बात शिक्षा मंत्री तक पहुंचाने के लिए इन शिक्षकों ने ये रास्ता अपनाया। ये प्रदर्शनकारी अपने साथ पोस्टर और पर्चे लेकर भी आए, जिन पर इनकी मांगों से जुड़ी बातें लिखी नजर आईं। इस प्रदर्शन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दिल्ली में गेस्ट टीचर्स के परमानेंट करने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं, उनके आवास के बाहर बड़ी संख्या में गेस्ट टीचर्स आप देख सकते हैं बैनर होर्डिंग्स लेकर पहुंचे हुए हैं। इन प्रदर्शनकारी शिक्षकों का आरोप है कि सत्ता में होने के बावजूद आम आदमी पार्टी की सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर रही। इन्होंने कहा था कि सड़कों पे फैसले होंगे, सड़कों पे शिक्षक है, ये कहां पर है? इन गेस्ट टीचरों की मांगों का समर्थन करने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी भी पहुंचे और उन्होंने डिप्टी सीएम के आवास के बाहर धरना दिया। शिक्षक भविष्य का निर्माता है। आज शिक्षक कहाँ बैठा है? अरविंद के द्वार, सीएम के द्वार। कब न्याय मिलेगा? दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले करीब 22,000 गेस्ट टीचर हैं, जो पहले भी कई बार पक्की नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में जन विश्वास यात्रा के समय विरोधियों पर बड़ा हमला बोला। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो राष्ट्र विरोधियों के लिए खतरा ही रहेंगे।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जन आशीर्वाद यात्रा पे निकले हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं। योगी जी, नेटवर्क 18 पे आपका स्वागत है। इस यात्रा का संदेश क्या है? डबल इंजन की सरकार ने 5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर जो कुछ किया है, अपनी इन उपलब्धियों को लेकर के हम जनता जनार्दन की अदालत में जा रहे हैं। ये जन विश्वास यात्रा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को लेकर के जनता के बीच में और जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने के लिए जा रही है, और इसीलिए आज गाजियाबाद में भी जन विश्वास यात्रा आई है। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में राम जन्मभूमि अयोध्या मसला, श्री राम का मसला और धारा 370 भी मुद्दा होगा। देखिए, भाजपा ने जो कहा था सो करके दिखाया है। हम जो कहेंगे सो करके दिखाएंगे। धारा 370 मुद्दा होगा, श्री राम मंदिर का राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास, ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। भारतीय जनता पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेकर के आगे भी कार्य करेगी। असदुद्दीन ओवैसी धमकी दे रहे पुलिस कर्मियों को कि योगी और मोदी चले जाएंगे कि कौन बचाएगा। आपका क्या कहना है? आप क्या आश्वस्त करते हैं? देखो, एक बात ध्यान रखना होगा कि चाहे वह मोदी जी हो या योगी हो, मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हो या इस देश के प्रधानमंत्री, विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के मुद्दे को बिना झुके, बिना रुके, बिना टिके उन्होंने एक नई ऊंचाइयां दी हैं। और योगी चाहे सत्ता की कुर्सी में हो या अपने मठ में, हमेशा राष्ट्रद्रोहियों के लिए वह खतरा ही रहे हैं और आगे भी खतरा रहेंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आपने 5 साल के कार्यकाल में कुछ नहीं किया। ये जनसैलाब बता रहा है किया है या नहीं किया। प्रियंका गांधी कह रहे हैं कि अयोध्या में भूमि घोटाला हुआ है और उनके पास बहनें हैं। प्रियंका गांधी जिन्होंने खानदानी भूमाफिया के रूप में देश की अकूत संपत्ति को हड़पा हो, उन लोगों से इससे अच्छे बयान की उम्मीद नहीं की जाती। वो कह रहे हैं उनके पास बहनें हैं, महिलाएं उनके साथ हैं। और मैंने कहा ना कि उनके कृत्यों को तो हर व्यक्ति जानता है। तंदूरी कांग्रेस को कोई भूला नहीं है। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले योगी आदित्यनाथ। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत की। कैमरा पर्सन अजय के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, गाजियाबाद। यूपी की राजधानी लखनऊ से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां जंगल से भागा एक तेंदुआ शहर के अंदर रिहायशी इलाके में पहुंच गया। बताया गया कि यह तेंदुआ इलाके के ही एक घर में घुस गया, जिसका वीडियो भी सामने आया। वीडियो में ये तेंदुआ सड़क पर भागता नजर आया। नजर पड़ने पर कुछ लोगों ने पत्थर मारकर उसे खदेड़ना शुरू कर दिया। घबराया हुआ तेंदुआ भी जान बचाने के लिए भागता हुआ इलाके के ही एक घर में घुस गया। तेंदुए की इस तरह रिहायशी इलाके में टहलने की खबर मिलते ही लोग भी सहम गए। डरे हुए लोग घरों से बाहर निकल गए और सड़क पर इकट्ठा हो गए। जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम भी वहां पहुंची, जिसने तेंदुए की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। यूपी के अलीगढ़ में विक्की चौधरी नाम के एक बीजेपी नेता के बन रहे होटल को सील करने पर कार्रवाई की गई, जिसके बाद ये पूरा हंगामा खड़ा हो गया। आरोप है कि बगैर नक्शा पास हुए ही निर्माण शुरू कराया गया, जिसकी भनक लगते ही अलीगढ़ विकास प्राधिकरण ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, जिस पर बीजेपी नेता के समर्थक भड़क गए और उन्होंने अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के दफ्तर पहुंचकर हंगामा खड़ा कर दिया। इस दौरान इन लोगों ने वहां पर खूब नारेबाजी भी की। दफ्तर के अंदर हंगामा कर रहे इन लोगों को वहां मौजूद कुछ लोगों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। देखते ही देखते दफ्तर के अंदर माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। बात कर लेना, सब शांत रहना। बीजेपी नेता के समर्थकों ने बताया कि होटल के नक्शे की फाइल प्राधिकरण में है, लेकिन आरोप है कि अधिकारी फाइल पास नहीं कर रहे। पूरी फाइल तैयार करके जैसे एक कानूनन की जा सकती है वो कराई गई, लेकिन यहाँ पर इन्होंने पैसे के लालच में उसे अप्रूव नहीं किया। इस आरोप पर वहां मौजूद अधिकारी ने मामले को दिखवाने की बात कही, तब जाकर बीजेपी नेता के समर्थक शांत हुए। ये एक पक्ष आया है कि इसको दोबारा दिखवा लिया जाए, तो मैं अपने स्तर से उसमें दिखवाऊंगा। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के दफ्तर में हंगामे की खबर मिलने के बाद वहां पास के थाने पुलिस फोर्स तक बुलानी पड़ी, ताकि माहौल बिगड़ने पर फौरन हालात पर काबू पाया जा सके।
दिल्ली पुलिस ने फिल्मी अंदाज में किए गए अपहरण के एक मामले को सुलझाने का दावा किया। ये मामला दरअसल दिल्ली के पड़पड़गंज इलाके के एक व्यापारी से जुड़ा था, जिसके बेटे को गाजीपुर फूल मंडी से अगवा किया गया। उसके साथ उस व्यापारी की कंपनी में काम करने वाली एक लड़की और व्यापारी की कार ड्राइवर का भी अपहरण हो गया। लेकिन बताया गया कि उस लड़की ने ही अपने एक दोस्त समेत 3 लोगों के साथ मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। इस पूरी वारदात की साजिश रची थी और किसी को शक न हो इसलिए अगवा होने के दौरान उसने शोर मचाने का भी नाटक किया। यही दावा किया गया कि अगवा करने वालों ने व्यापारी से फिरौती के तौर पर पहले 1 करोड़ रुपए की मांग की, जो बाद में 50 लाख रुपए में तय हुई और फिरौती की रकम के साथ ही उस व्यापारी को अशोक विहार के एक इलाके में बुलाया गया। लेकिन जैसे ही व्यापारी रकम लेकर वहां पहुंचा, बदमाशों ने उसके बेटे और ड्राइवर समेत उस लड़की को गाड़ी से उतार दिया और फिर उसे अपने साथ ले गए। इसके बाद वो उस व्यापारी को दिल्ली की सड़कों पर अपने साथ कई किलोमीटर तक घुमाते रहे। इस बीच रिहा होने के बाद उसके बेटे ने पुलिस को खबर दी, जिसके बाद पुलिस ने 150 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले, तब जाकर उस लड़की समेत सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकी। हालांकि बाद में हुई पूछताछ में इस बात का पता चला कि वो लड़की फिरौती के पैसों से अपने कर्जे उतारकर विदेश में बसना चाहती थी। रूस के साइबेरिया समेत कई यूरोप के इलाकों में क्रिसमस के दिन बर्फीले पानी में नहाने की अनोखी परंपरा निभाई गई। मान्यता है कि क्रिसमस के दिन बर्फीले पानी में डुबकी लगाने से बदकिस्मती और बीमारियां दूर रहती हैं, जिसे निभाने के लिए रूस के साइबेरिया में कई लोग -10 डिग्री तापमान में भी पानी में डुबकी लगाते दिखाई दिए। पानी भी ऐसा वैसा नहीं, बिल्कुल बर्फीला। इसके लिए वहाँ बर्फ से जमी एक झील में बर्फ की एक परत काटी गई और लोगों की डुबकी लगाने के लिए एक छोटे से तालाब जैसी जगह बनाई गई। लोग भी पूरे जुनून में नजर आए। इतने कम तापमान के बावजूद वो नंगे बदन वहाँ पहुँचे और एक एक कर पानी में उतर गए। महिलाएं भी पीछे नहीं रही। जिस पानी को छूने भर के ख्याल से आपको ठंड लगने लगे, एक महिला तो उसी बर्फीले पानी में तैरती नजर आई। जर्मनी के बर्लिन में भी लोगों ने इस परंपरा को निभाया। वहाँ बर्फ से जमी एक झील में कई लोग पहुँचे और पानी में उतरकर डुबकियां लगाई। पंजाब पुलिस ने लुधियाना ब्लास्ट केस में कई अहम सबूत हाथ लगने का दावा किया और इन्हीं सबूतों के आधार पर मारे गए आरोपी गगनदीप सिंह की महिला दोस्त को भी हिरासत में लिया गया। पंजाब के डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस महिला दोस्त को हिरासत में लिए जाने की जानकारी दी और बताया कि आरोपी गगनदीप की कॉल डिटेल्स की जांच के बाद इस महिला को हिरासत में लिया गया। हालांकि पुलिस अभी घटना से इसके कनेक्शन की जांच कर रही है, साथ ही 7 और लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक मारे गए आरोपी गगनदीप का मोबाइल फोन ब्लास्ट में फट गया था, लेकिन वो इंटरनेट के लिए एक डिवाइस का इस्तेमाल कर रहा था, जिसमें इस्तेमाल होने वाले सिम के जरिए ही पुलिस ने आरोपी की पहचान का दावा किया और बाद में मारे गए आरोपी के शरीर पर बने टैटू को देखकर उसके परिवार ने भी शव की शिनाख्त की। पुलिस ने आशंका जताई कि इसी सिम का इस्तेमाल कर आरोपी गगनदीप ऑनलाइन बम को एक्टिव करने की जानकारी ले रहा था, तभी धमाका हो गया। बम रखने आया था सेट करके, उस दौरान वो एक्सप्लोड कर गया। कहीं उससे कुछ मिसफिटिंग हो गई। पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। ये जो एक्सप्लोसिव्स है भी वहां से, जो इनको गाइडेंस आती है वो भी वहीं से आती है, तो ये है ही वहीं का। बिहार में फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव के लिए अब ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके लिए राजधानी पटना के पुनपुन इलाके में ट्रायल रन भी शुरू कर दिया गया। बताया गया कि इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कीड़ा लगने से किसानों की फसलें कमजोर हो जाती थी, जिससे पैदावार पर बुरा असर पड़ता था। और इसी परेशानी को दूर करने के लिए ड्रोन के इस्तेमाल की तैयारी शुरू कर दी गई, जिसके लिए ट्रायल रन में वहां कई तरह के ड्रोन दिखाई दिए। बताया गया कि एक तरह के ड्रोन से फसल में कीड़ा लगने से हुए नुकसान का पता लगाया जाएगा, तो दूसरे तरह के ड्रोन से उन कमजोर फसलों पर कीटनाशक का छिड़काव होगा। यही नहीं, जरूरत के हिसाब से इन ड्रोन के जरिए खेतों में खाद का भी छिड़काव करने की तैयारी है। बिहार में कृषि को बढ़ावा देने के लिए अब राज्य सरकार ड्रोन का इस्तेमाल करेगी और आज इसका ट्रायल रन चल रहा है। कृषि मंत्रालय को उम्मीद है कि खेती में ड्रोन के इस्तेमाल से न सिर्फ पैसों की बचत होगी, बल्कि किसानों को भी कम मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध होगा। ये एक रिवॉल्यूशनरी कदम है। टेक्नोलॉजी को यूज करके कृषि को आगे ले जाने का जो संकल्प है वो कारगर होते दिख रहा है। खबर है कि कृषि मंत्रालय की तरफ से इसके लिए किसानों को अलग अलग जिलों में ट्रेनिंग देने की भी व्यवस्था की जाएगी। अफ्रीकी देश सूडान में सैन्य तानाशाही के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोगों और सुरक्षा बल के बीच एक बार फिर से हिंसक झड़प हो गई। ये लोग 3 साल पहले हुए आंदोलन की बरसी पर सड़कों पर उतरे, जिसमें तानाशाह आमिर अल बशीर की सत्ता उखाड़ फेंकी गई थी। लेकिन राष्ट्रपति आवास की तरफ बढ़ रहे लोगों की सुरक्षा बल से जोरदार झड़प हो गई।
पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बुरी तरह खदेड़ दिया। आंसू गैस के इतने गोले दागे गए कि लोग अपनी मांगे, अपना विरोध प्रदर्शन भूलकर आगे खड़े हुए। ऐसे लगा कि जैसे वो सड़क ना हो, कोई जंग का मैदान हो। हर तरफ सिर्फ गोलों की गूंज सुनाई दी। हालांकि सुरक्षा बल की सख्ती के बावजूद भीड़ पूरी तरीके से पीछे नहीं हटी। लोगों ने प्रदर्शन जारी रखा। वो लोकतंत्र की मांग के साथ लगातार आगे बढ़ते रहे। इस दौरान वो हथियारबंद जवानों से भी उलझते नजर आए। हरियाणा के नूंह से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक सरकारी स्कूल के टीचर के तबादले से नाराज छात्राओं ने सड़क जाम कर दिया। बताया गया कि उस स्कूल के अंग्रेजी टीचर का तबादला किसी दूसरे स्कूल में कर दिया गया, जिससे उन छात्राओं की पढ़ाई पर असर पड़ने लगा। और इसी मुद्दे पर नाराज छात्राओं ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। छात्राओं के साथ कई माता पिता भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए और वो भी उनके साथ सड़क पर बैठकर उस टीचर की तैनाती स्कूल में दोबारा करने की मांग पर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान छात्राएं इतनी नाराज दिखी कि उन्होंने स्कूल मैनेजमेंट के साथ जिला प्रशासन को भी मांग पूरी करने का अल्टीमेटम दे दिया। हमने 3 दिन का टाइम मांगा है, हमें 3 दिन दे दिए, वरना हम सोमवार को फिर से रोड जाम कर देंगे। वहीं प्रशासन ने भरोसा दिया कि जल्द ही उस टीचर को उसी स्कूल में बुला लिया जाएगा। यहाँ पे इंग्लिश का एक टीचर और था, इसलिए हमने उसको फॉर टाइम बिंग वहाँ स्कूल की व्यवस्था, वहाँ भी बच्चे पढ़े, इसलिए हमने उसको पार्ट टाइम जो है कि व्यवस्था के लिए हमने वहाँ पे भेजा था। लेकिन इस प्रदर्शन से उन लोगों की परेशानी बढ़ गई जो सड़क से गुजर रहे थे। रोड जाम होने की वजह से वहाँ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाए गए मकान को जमींदोज कर दिया। ये कार्रवाई बदमाशों के खिलाफ चलाए जा रहे एंटी माफिया अभियान के तहत की गई, जिसके लिए पुलिस और प्रशासन की टीम वहां पहुंची और अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर बनाए गए इस मकान को गिराने का काम शुरू कर दिया। इसके लिए खुदाई करने वाली 2 मशीनों की मदद ली गई, जिन्होंने कुछ ही देर में उस मकान को तोड़ दिया। अवैध तरीके से ये संपत्ति अर्जित की थी, इसको आज हम लोग डिमोलिश कर रहे हैं। इस कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह के हंगामे को रोकने के लिए भारी पुलिस बल वहां तैनात रहा। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अब तक के सबसे ताकतवर टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस को कामयाबी के साथ अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया। करीब 7 टन वजन वाली इस दूरबीन को लॉन्च करने के लिए यूरोप की ताकतवर एरियन रॉकेट की मदद ली गई, जिसे फ्रेंच गुआना के स्पेस स्टेशन से छोड़ा गया। जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, रॉकेट के इंजन आग उगलने लगे और वो धीरे धीरे आसमान की तरफ उठने लगा। जल्द ही वो काफी ऊंचाई पर पहुंच गया। एक निश्चित ऊंचाई और कक्षा में पहुंचने के बाद रॉकेट के अगले हिस्से में रखा टेलीस्कोप अलग हो गया, जहां उसे तय जगह पर कामयाबी के साथ छोड़ दिया गया। 22 फीट व्यास वाले इस टेलीस्कोप को 29 देशों ने एक साथ मिलकर बनाया है, जो इंफ्रारेड तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अंतरिक्ष पर पैनी नजर रखेगा। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इस टेलीस्कोप के जरिए ब्रह्मांड की पैदा होने जैसी गुत्थियां सुलझाने में भी मदद मिलेगी। अमेरिका और इजराइल से जारी तनाव के बीच ईरान ने एक बार फिर ताबड़तोड़ मिसाइल दागकर अपना दमखम दिखाया। ईरान ने इजराइल को चेतावनी देने के मकसद से 5 दिन की मिलिट्री एक्सरसाइज आयोजित की, जिसके आखिरी दिन ईरान ने मिसाइलें दागकर अपना दमखम दिखाया। इस अभ्यास का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें एक रेतीले इलाके में कई मिसाइल लॉन्चर खड़े दिखे। ट्रकों पर लदे ये लॉन्चर मिसाइलों से लैस थे और जैसे ही इशारा मिला, उन्होंने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागनी शुरू कर दी। सिर्फ मोबाइल लॉन्चर ही नहीं, जमीन के अंदर मौजूद ठिकानों से भी मिसाइलें दागी गईं। एक के बाद एक कई मिसाइलें धरती का सीना फाड़कर आसमान की तरफ बढ़ती नजर आईं। बताया गया कि यह अभ्यास फारस की खाड़ी के बेहद करीब 3 अलग अलग जगहों पर किया गया, जिसमें दुश्मनों खासकर इजराइल पर पलटवार की तैयारियां परखी गईं। कानपुर छापेमारी में 150 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद की गई। यूपी के कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों से बरामद कैश की गिनती पूरी हो गई। दावा किया गया कि इस छापेमारी में 177 करोड़ 45 लाख रुपए जब्त किए गए। 2 दिन पहले गुजरात की जीएसटी इंटेलिजेंस टीम और इनकम टैक्स की टीम ने छापा मारा था। भोपाल में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने गोमांस पर विवादास्पद बयान दे दिया। यहाँ ऐसे भी हिंदू हैं जो गौमांस खाते हैं और कहते हैं कहाँ लिखा है गौमांस को न खाए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 97वीं जयंती पर दिल्ली समेत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दूसरे कई नेताओं ने उन्हें सदैव अटल स्मारक पहुंचकर श्रद्धांजलि दी।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसानों से जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने नागपुर पहुंचे, जहां उन्होंने संकेत दिया कि वापस लिए कृषि कानूनों पर फिर सरकार आगे बढ़ सकती है। हम कृषि सुधार कानून लेकर आए थे, कुछ लोगों को रास नहीं आया, अब एक कदम पीछे हटे हैं, आगे फिर बढ़ेंगे। यूपी के संभल में 2 ट्रकों के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक ड्राइवर की मौत हो गई जबकि एक पुलिसकर्मी घायल हो गया।